हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा यकीन बैच में एक नया चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। बहुत ही इजी, बहुत ही सॉर्टेड सा चैप्टर है। कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यूज कंप्लीट किए थे बेटा। एंड मेरे पास जो लेक्चर ऐप में अपडेट हुआ है वो मुझे कंप्लीट नहीं दिख रहा है और मैं उसमें आपके कमेंट्स नहीं गो थ्रू हो पाई हूँ। तो आपके डाउट्स अगर होंगे उसमें तो वो भी रह रहे हैं क्योंकि मैंने वो डाउट्स कलेक्ट नहीं किए हैं अभी। तो हाइड्रोजन चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, लेकिन आपके डाउट्स मैं जरूर लूंगी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपके अब भी हैं। तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जो पीवाईक्यूज अभी भी नहीं गो थ्रू हुए हैं बेटा, सारे लेक्चर्स जितने भी हैं, टोटल 9 लेक्चर्स हैं। 7 लेक्चर्स में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, 2 लेक्चर में हमने पीवाईक्यूज कंप्लीट किए हैं। उनसे गो थ्रू हो जाओ एक बार, उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो भले आप आज के लेक्चर में लिख देना, मैं उसको कंक्लूड कर लूंगी आगे के लिए, ठीक है। और वो सारे डाउट्स आपके ले लेंगे। हाइड्रोजन चैप्टर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अब जितने भी चैप्टर है लगता है थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट हम इसे बिल्कुल इस तरीके से, मैं आपको पूरी समरी बता देती हूँ उस चैप्टर की, हम पढ़ेंगे क्या और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी बनवा दूंगी जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा बेटा चैप्टर को लर्न करना। आज का जो हमारा टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि हम ये कवर कर ले। क्या क्या बेटा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे और डाइहाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बेटा हम फिर डिस्कस करेंगे डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गया, और रेस्ट हम बात करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में अगर टाइम बच गया तो, ठीक है। मैं इस चैप्टर की समरी आपको दे देती हूँ। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जैसा कि हमने देखा कि हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। और हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं बेटा? दैट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इन तीनों की एबंडेंस क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों हमें कंपेयर करना है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा बिल्कुल। और एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन में हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। ये दोनों फॉर्म्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इनके बारे में क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा डाइहाइड्रोजन के बारे में। डाइहाइड्रोजन यानी कि H2, इसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे बेटा इसकी प्रिपरेशन, फिर हम इसकी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में भी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये और ओ के साथ कैसे रिएक्ट करता है और प्रिपरेशन में इसको कैसे कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जब भी कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कोई भी एलिमेंट कंपाउंड जब बनाता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट क्या होते हैं। यहां पर ये 3 तरीके से क्लासिफाई होंगे बेटा, दैट इज आयनिक, कोवेलेंट एंड नेक्स्ट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। क्लियर? वो पढ़ने के बाद हम आगे कवर करेंगे किसके बारे में बेटा? वाटर के बारे में। वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे H2O2 के बारे में। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। क्लियर? तो साथ साथ हम जब जब जैसे जैसे चीजें कवर करते जाएंगे, एट लास्ट हम उसका कंक्लूजन करते चलेंगे बेटा। बहुत ही इजी चैप्टर है। अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के बारे में हम क्या जानते हैं अभी तक, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स फॉर्मिंग। तो ये क्या है? ये एक वाटर फॉर्मिंग एलिमेंट है हमारे लिए। हाइड्रोजन की एबंडेंस क्या है, ये नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये लाइटेस्ट एलिमेंट था पहला जिसे यूज किया गया था। जैसे कि आप कार्बन 12 आइसोटोप यूज करते हो ना बेटा 1 AMU को डिफाइन करने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास बताने के लिए, पहले हाइड्रोजन लिया गया था क्योंकि इसकी एबंडेंस बहुत ज्यादा थी लेकिन इसका वेट बहुत कम था। दैट्स व्हाई इसे
फिर रिजेक्ट किया गया और कार्बन 12 को लिया गया। तो वन बाय वन हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले कुछ कॉमन जनरल पॉइंट्स जो कि हाइड्रोजन के बारे में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो बेटा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कहां से है वो मैं हाईलाइट करूंगी साथ साथ, प्लस जो थ्योरी है बेटा रिक्वायर्ड है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट्स आपको पूरे बनाने हैं। ये नोट्स बनाने के बाद आपको सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस एक बार पढ़नी है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। वो लाइंस पढ़ने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमारा पूरा पोर्शन कवर हो गया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। कुछ जनरल पॉइंट्स है इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं पहले। बिल्कुल, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें हमें कोई शक नहीं है। क्लियर? The atomic structure of hydrogen is most simplest one with one proton and one electron. हाइड्रोजन जो है बेटा इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नीचे भी 1 लिखा हुआ होता है, ऊपर भी 1 लिखा हुआ होता है। क्लियर? तो इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ होता है किसी भी एलिमेंट के, अब तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ये Z हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये Z हमें रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन हैं, या हमें और क्या बताता है यहां से? दैट इज उसका एटॉमिक नंबर कितना है। वहीं पे बेटा ऊपर जो स्पीसीज लिखी हुई होती है A, वो हमें क्या बताता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम बताता है। तो इसमें बेटा एक प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकर्स इन इट्स एटॉमिक फॉर्म ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। आप जनरली कभी भी हाइड्रोजन को देखोगे ना, हम कभी भी H2 को डाई हाइड्रोजन प्रोनाउंस करते हुए नहीं देखोगे। आप हाइड्रोजन को हमेशा H2 फॉर्म में ही देखते हो क्योंकि वो उसकी एलिमेंटल स्टेट है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बहुत हाई टेम्परेचर देने पर ही, बहुत हाई टेम्परेचर देने पर ही वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। और ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ये जल्दी से H के साथ कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर? एट वेरी हाई टेम्परेचर नॉर्मली हाइड्रोजन फाउंड इन नेचर इज डाइहाइड्रोजन। जो हमें नेचर में मिलता है वो डाइहाइड्रोजन ही होता है। दैट इज इट्स एलिमेंटल फॉर्म, इट एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन जो है जिसको हम H2 भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी एलिमेंटल स्टेट यानी कि रूम टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जिसको बनाने के लिए ना कोई हीट देनी पड़ती ना कोई हीट रिलीज होती, वो इसकी H2 फॉर्म है। क्लियर? इट इज द एलिमेंट विच फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। ये वो एलिमेंट है बेटा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उनमें से ये एक एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। तो वो आप इन जनरल देख भी सकते हो कि हाँ ये सभी के साथ कंपाउंड बनाता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी बना रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी बना रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी बना रहा है। तो ये कैसा हुआ? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हाइड्रोजन बनाता है वो है दैट इज वाटर। एंड हाइड्रोजन नेम इसको जो लवॉइसियर साइंटिस्ट ने दिया था वो दिया भी इसीलिए था क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन किया था? वाटर का। तो दैट मीन्स हाइड्रो मीन्स क्या होता है बेटा? दैट इज ग्रीक लेटर में बेटा हाइड्रो का मतलब बिल्कुल वाटर, एंड जीन मीन्स क्या होता है? फॉर्मिंग। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बोलते हैं। अब क्वेश्चन अरेज होगा, मैम यहां से क्वेश्चन आएगा? कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए है, और ये हमें पता है बट हम गो थ्रू क्यों हो रहे हैं? इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि मैं 0 से शुरू करूंगी और बिल्कुल नीट के लेवल तक आपको लेके जाऊंगी। तो जिसको ये भी नहीं पता उसको वो भी पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। टेक अ पॉज। अब यहां पर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताओ हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में? तो आप जो पीरियोडिक टेबल देखते हो आप बोलोगे मैम पीरियड नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1। नहीं बेटा, आज तक कहीं पे भी हाइड्रोजन की पोजीशन डिक्लेयर नहीं है कि वो उसकी करेक्ट पोजीशन है। इसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं की जा सकी है। क्यों इसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं हुई है? क्योंकि बेटा पीरियोडिक टेबल जब बनी थी, मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आई थी, तो उसमें क्या रखा गया था
कि उन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया था जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो ये जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है, छोटा सा प्यारा सा, ये हाइड्रोजन बेटा दो एलिमेंट्स की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था और उनके साथ डिफरेंसेस भी शो कर रहा था। यानी कि हम अगर ये भी सोचते चलो दोनों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो दोनों में से किसी भी एक में रख देते हैं, लेकिन ये सिमिलैरिटीज भी शो कर रहा था और डिससिमिलैरिटीज भी शो कर रहा था। किन किन के साथ बेटा? ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज ये शो कर रहा था अल्कली मेटल्स के साथ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कहां प्रेजेंट है वो? ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है। और दूसरा किसके साथ सिमिलैरिटीज शो कर रहा था बेटा? हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस हमारा कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? 17 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो हम वन बाय वन वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिससिमिलैरिटीज थी। लेकिन दैट इज द रीजन कि आज तक इस हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। आप कभी भी नहीं देखोगे ये लिखा हुआ कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में होता है, पीरियड 1 में होता है। नहीं बेटा, इसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? बताया मैंने कि ये इन दो ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ सिमिलैरिटीज यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और डिफरेंसेस भी शो कर रहा है। बात करते हैं वन बाय वन कि अल्कली मेटल्स के साथ इसकी क्या रिजेंबलेंस थी। अब अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ यार। अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल्स की तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। अगला चैप्टर हमारा यही है कि हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली एंड अल्कलाइल अर्थ मेटल्स। ये जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं बेटा? दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास दैट इज 1, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? हम इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दें तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं? यूनिपॉजिटिव आयन की तरह बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। सेम एज इट इज हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहली रिजेंबलेंस क्या हो गई बेटा? कि ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं। क्यों दे देते हैं भाई? आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है। तो इनमें से अगर सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस। ये सारे एग्जिस्ट करते हैं तो हाइड्रोजन भी ऐसे एग्जिस्ट करता है। वो भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके यूनिपॉजिटिव आयन की तरह बिहेव कर सकता है। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका भी 1 होता है, हाइड्रोजन का भी 1 होता है। क्योंकि भाई हाइड्रोजन की भी अगर हम बात करें तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। और जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? ns1। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी तो यही हो गई कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। नेक्स्ट, सारे के सारे यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या सिमिलैरिटी है? नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टेबल ऑक्साइड, सल्फाइड एंड हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि हम अगर बात करें इनकी तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फर के साथ कंबाइन होकर सल्फाइड्स बनाते हैं। एज इट इज हाइड्रोजन वो भी सल्फाइड्स भी बनाता है, ऑक्साइड्स भी बनाता है। किस तरीके से बेटा? वो हम पहले नोट डाउन कर देते हैं। दैट फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड्स, स्टेबल ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड हैलाइड्स। एग्जाम्पल देख लो बेटा, ये सारे के सारे जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हम ये पड़े हुए सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। क्लियर? तो ये क्या बनाता है? Li2O बनता है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? और हम बात करें सेम उसी तरीके से
Na2S सल्फर के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्या बनाएगा, Na2S। क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। तो ये जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होते हैं, सल्फर के साथ और क्लोरीन के साथ, और स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एज इट इज हमारा हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होता है, तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो H2S बनाता है। क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो HCl बनाता है। तो ये भी स्टेबल ऑक्साइड, सल्फाइड और हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सिमिलैरिटीज हो गई किसके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। लेकिन फिर डिफरेंसेस कहां पर आते हैं, हम बात करें डिफरेंसेस की, तो सबसे पहला डिफरेंस है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन है और ये अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर, ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के क्लोज होता है, इसका साइज बहुत छोटा है, ये बहुत ही क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स क्या है, लीना की रब से फरियाद, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो दे तो वो तो स्टेबल बन रहा है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन अल्कली मेटल्स की कम होती है, तो ये डिसिमिलैरिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1312 किलो जूल पर मोल। वहीं पे अगर मैं बात करूं लिथियम की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 512 किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये हाइड्रोजन की हो गई। अगर मैं बात करूं लिथियम की, क्योंकि लिथियम भी है तो अल्कली मेटल ही बेटा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 520 किलो जूल पर मोल। क्योंकि बेटा जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल NS1, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो काफी स्टेबल हो जाएगा। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो हमने सिर्फ लिथियम की लिखी है, इनकी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये पहला फैक्टर हो गया दैट साइज ऑफ H प्लस आयन, ये जो हमारे पास साइज होता है H प्लस आयन का, दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ये मैंने अभी जिक्र किया था कि ये जो हाइड्रोजन होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज होता है न्यूक्लियस के, इसका जो साइज होता है ना बहुत ही कम होता है। इसका साइज कितना होता है, दैट साइज इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 पिकोमीटर। ये साइज होता है हाइड्रोजन का, एंड दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। यही स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बेटा साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर, तो यहाँ पे बेटा ये जो साइज होता है हाइड्रोजन का ये बहुत स्मॉल होता है। क्लियर, तो ये हमारे पास दूसरी इसकी क्या हो गई बेटा, डिसिमिलैरिटी हो गई अल्कली मेटल्स के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बात करें इसी हाइड्रोजन की, तो ये कभी भी आप देखना बेटा ध्यान से, कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे पास अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स को आप देखोगे सोडियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पोटेशियम जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमेशा H2 फॉर्म में मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी हमने जिक्र किया था कि उसकी एलिमेंटल स्टेट H2 होती है, वो वहीं पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इट नेवर exist in free state like alkali metals। जैसे अल्कली मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा, ये उनकी तरह बिल्कुल भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी आपके पास अल्कली मेटल्स हैं वो सारे के सारे किस में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में।
क्लियर। अब जैसे कि हमने अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में बात करी, सेम उसी तरीके से हम बात करते हैं हैलोजन, हैलोजन ग्रुप 17। तो वो जो हैलोजन है उनके साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोजन्स के साथ इसकी क्या क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहले हैलोजन्स, हैलोजन्स हमारे पास कौन कौन से बेटा, हैलोजन्स हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। अगर इनकी बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। अब ये जो हमारे पास हैलोजन्स होते हैं, ये जो हैलोजन्स हैं ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो हैलोजन्स भी हमारे पास जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन भी उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हैलोजन gains 1 electron and attains noble gas electronic configuration like hydrogen। ये जो हमारे पास हैलोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 1s2 हो जाएगा। बिल्कुल इसने हीलियम का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। सेम उसी तरीके से जो हैलोजन्स होते हैं इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2np5। अगर इन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे बेटा, ns2np6। तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। ये पहली सिमिलैरिटीज हो गई हैलोजन्स की हाइड्रोजन के साथ। तो हैलोजन्स में हमारे पास क्या क्या है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 17 में, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 होते हैं लेकिन वैलेंसी कितनी होती है बेटा, दैट इज 1। नेक्स्ट बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि भाई हैलोजन्स जो होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा की होती है। पहली बात, छोटा साइज होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आपको वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एज इट इज विद हाइड्रोजन, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा था, साइज छोटा था, इसलिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही थी। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की होती है वो तो हम लिख चुके हैं, दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1312 किलो जूल पर मोल। वहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास हैलोजन्स की होती है, और हैलोजन्स में भी हम उसकी बात करेंगे बेटा जिसका सबसे छोटा साइज होगा, दैट इज फ्लोरीन। तो हम फ्लोरीन की बात करें तो वो होती है 1680 किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की ही क्या होती है, हाई होती है। जैसे हैलोजन्स की है उसी तरीके से हाइड्रोजन की भी है। तो बोथ आर हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, हैलोजन्स हमेशा आप देखते हो डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि H2 एग्जिस्ट करता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हैलोजन्स की भी जो एलिमेंटल स्टेट है वो क्या है बेटा, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ये सब इनकी एलिमेंटल स्टेट है, ये भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है हमारे पास किनके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ भी कंबाइन होकर इसने CH4 का फॉर्मेशन किया। एज इट इज जो हैलोजन्स होते हैं वो भी हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं विद कार्बन। यानी कि ये सिमिलैरिटीज हो गई कि एक ने CH4 बनाया, ये हाइड्राइड बनाया कार्बन के साथ, तो हैलोजन ने हैलाइड बनाया कार्बन के साथ, यानी कि दोनों ही उसके साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज थी बेटा। डिसिमिलैरिटी क्या है कि हाइड्रोजन जो है एक्सक्यूज मी बच्चों, तो मेजर यहां पर बेटा क्या डिफरेंसेस आ गए हमारे पास कि हाइड्रोजन जो है कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है हैलोजन से। हाइड्रोजन हैलोजन से लेस रिएक्टिव क्यों होता है,
पहली बात, जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ज्यादा होती है, जिस वजह से वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है बेटा लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हैलोजेंस। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन की, वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू हैलोजेंस। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, तो यही सब देखते हुए हमारे पास इतना यूनिक बिहेवियर है किसका बेटा? हाइड्रोजन का। तो वो अल्कली मेटल के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी भी शो करता है, डिसिमिलर भी शो करता है, एज इट इज हैलोजेंस के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, डिसिमिलर भी शो कर रहा है। तो इसे इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखकर ये बोल दोगे कि नहीं हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो वो उसका एक गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, तो उसको सेपरेट ही रखा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें चीजें लर्न होंगी। क्लियर? तो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन रखे हुए हैं, आपको यहाँ पर पॉज करके आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। और ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं। ऑप्शंस क्यों नहीं दिए? क्योंकि अभी तो पढ़कर आए हैं, तो आप आंसरेबल होने चाहिए बेटा इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के। सिंपल से क्वेश्चंस है। हाउ हाइड्रोजन, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की लाइन से उठाए हैं। क्लियर? तो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन होती है बेटा, उसमें करेक्ट इनकरेक्ट में ये स्टेटमेंट आपको जरूर मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस के जब आंसर करते हो कोशिश करना कि बिल्कुल क्लास अटेंड कर रहे हो उस टाइम पे नोट साथ लिख रहे हो, आपकी इच्छा, नहीं लिख रहे वो भी आपकी इच्छा, लेकिन सुनो एकदम 100% ध्यान से और साथ साथ याद करो, जिससे आप क्लास में आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको पेज पलटना ना पड़े। इतना करना बस, तब तो ये क्वेश्चंस रखने का वर्थ है मेरा क्लास में, नहीं तो कोई वर्थ नहीं है बेटा। नहीं तो फिर आप पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं थ्योरी बता देती हूँ, आपने कुछ याद ही नहीं होना है। तो बेटा ध्यान से पढ़ो, ये बीच बीच में हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चंस डालूंगी ताकि आप आंसर करो, ना कि पेज पलट के, आपको याद होना चाहिए। हाउ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम अल्कली मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? that ionization energy of hydrogen is very high as compared to किसकी वजह से बेटा? as compared to alkali metals, because size of hydrogen is very small। साइज कैसा बेटा हाइड्रोजन का? बहुत छोटा है। कितना है? दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर। इतना छोटा इसका साइज होता है। साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है? साइज छोटा होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का, वो टाइटली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस के साथ। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन की, वो कितनी होती है? 1312 किलो जूल पर मोल। वहीं पे फर्स्ट एलिमेंट ही हमने ले लिया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 520 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटा? अब इसमें इस स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से पूछे, हम आंसरेबल होने चाहिए। हमने ये अभी पढ़ा रिसेंटली, और ये अब आपको याद हो जाना चाहिए क्या साइज था हाइड्रोजन एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हाइड्रोजन सिमिलरिटी रखता है? अभी तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। और जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा? दैट इज NS1। यानी कि N यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये तो हमने पढ़ा हुआ है। N रिप्रेजेंट करता है पीरियड
नंबर को, शेल नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, तो ns1 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, तो ये रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स के साथ। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, दोनों की वैलेंसी सेम, और वैलेंसी सेम तो कंबाइन करने का तरीका भी सेम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहली बात, जनरल पॉइंट्स जो आपको लिखे हुए मिलेंगे, क्या होते हैं बेटा आइसोटोप्स? स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे पढ़े हुए, कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपने पढ़े हुए दैट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। क्लियर? एज इट इज बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्लियर? तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का मास नंबर डिफरेंट है, अबंडेंस सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होती है, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, दैट इज 12.33 इयर्स। क्लियर? तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जनरल पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं कि इसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं हुई है। क्लियर? तो अब हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में बस बेटा इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, तो जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं इन पॉइंट से। तो पहली बात, नॉर्मल पॉइंट्स आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोप्स। अब यार इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होगा, आधे बच्चों को ये भी हो रहा होगा मैम आपने ये चीज क्यों लिखी है? बेटा लिखी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए, नोट्स हमारे पास पूरे कंप्लीट होने चाहिए। क्लियर? तो आपको अगर लगता है कि ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, बट बेटर यही होगा बेटा कि नोट्स जितने बेस्ट होंगे आपके पास, उतना अच्छा आपके पास पढ़ने का तरीका होगा। पढ़ने का तरीका जितना अच्छा होगा, रिजल्ट उतना अच्छा होगा। ठीक है? नेक्स्ट बेटा, दे आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑब्वियसली उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट होता है Z एटॉमिक नंबर होता है, A मास नंबर होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला करते थे बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाला करते थे दैट इज A माइनस Z से, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते थे। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट शायद आपको ना पता हो या पता हो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लगभग, रिएक्ट करने का तरीका, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि इनका मास नंबर ही तो अलग है, इनका A डिफरेंट होता है। क्लियर? Despite having same chemical reactivity, the isotopes of hydrogen differ in chemical reactivity due to different bond dissociation energy. लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी वेरी करती है। क्लियर? डिस्कस करते हैं तीनों आइसोटोप्स को। तो हमारे पास 3 है ये, जिनका नाम है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। क्लियर? हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसे हम प्रोटियम भी बोलते हैं, इसे हम प्रोटियम भी बोलते हैं, इसे हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? 1H1। नेक्स्ट बेटा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसे हम D से डिनोट करते हैं, और हम इसे कैसे लिखते हैं? 1H2, क्योंकि इसका मास नंबर 2 होता है। इसे हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। आपने हैवी वाटर के बारे में भी सुना होगा, H2O वाटर होता है। हाइड्रोजन की जगह अगर उसका दूसरा आइसोटोप D यूज हो जाए तो D2O को हैवी वाटर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा ट्रिटियम, ट्रिटियम यही होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, इसकी हाफ लाइफ 12.33 इयर्स होती है। ट्रिटियम बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1H3 से। क्लियर? इसकी ये एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये नेचर में रेडियो एक्टिव होता है। इसकी हाफ लाइफ होती है अप्रोक्सीमेटली 12.33 ईयर्स। क्लियर? क्या पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है। नेक्स्ट बेटा, जल्दी से इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता देते हैं। आपको देखना आता ही है बेटा, आता है ना, अब तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे निकालते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ होता है ये इनका एटॉमिक नंबर होता है, यही इलेक्ट्रॉन बताता है, यही प्रोटॉन बताता है, और यही एटॉमिक नंबर बताता है। तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1। न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला अभी बताया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, न्यूक्लियॉन्स,
न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। तो इसके न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, न्यूट्रॉन 0 प्रोटॉन 1, वो आ गई बेटा 1। क्लियर है एकदम। तो आप इसके न्यूक्लियॉन्स को भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन सब कुछ निकालना है। तो यहां पर देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, प्रोटॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितने हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1, यानी कि इन तीनों में से जो ड्यूटेरियम है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं 1h2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी वैल्यू बराबर होती है। ये सारे के सारे भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी D2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 2। लेकिन अगर ये D2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो न्यूक्लियॉन्स टोटल कितने हुए 4। नेक्स्ट बेटा ट्रिटियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे हमारे पास 1, प्रोटॉन कितने 1 और न्यूट्रॉन कितने बेटा 3 - 1 दैट इज 2। तो यहाँ से हम इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब इनकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करते हैं। तो एक जनरल पॉइंट्स में लिखवा दूं आपको, इनकी मैक्सिमम लगभग सारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बेटा, जितनी भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बाकी अभी फ्लो चार्ट में आपको दिखा दूंगी और इस पॉइंट को प्रूव कर दूंगी। लगभग हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर हम इन तीनों के कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, सबसे ज्यादा होती है हमारे पास ट्रिटियम की, फिर ड्यूटेरियम की और फिर हाइड्रोजन की। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, मतलब हमें वैल्यूज तो याद करनी ही नहीं है, वैल्यूज तो हमें याद करनी ही नहीं है, हमें बस कंपैरिजन याद करना है, क्योंकि वैल्यूज हमसे कभी भी नहीं पूछी जाएगी। बस अगर मैं बात करूं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, किसकी बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, ये इनकी वेरी करती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, ड्यूटेरियम की, फिर ट्रिटियम की और फिर हाइड्रोजन की। बस इसी यही एक प्रॉपर्टी है बेटा जो वेरी करती है, बाकी सब कुछ इन सबका लगभग बराबर होता है। ये भी सारे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी तीनों का लगभग बराबर होता है। तो ये वो की पॉइंट्स है बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज ना कंपेयर करवा देती हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा इस फ्लो चार्ट को, ध्यान से देखो एक बार। रिलेटिव अबेंडेंस, बिल्कुल सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। ट्रिटियम की तो अबेंडेंस इतनी कम होती है 1/10⁻18 एटम्स। अगर 10⁻18 एटम्स हाइड्रोजन के वहां पर हैं तो उनमें से एक मिल जाए तो मिल जाए ट्रिटियम, सबसे कम होता है बेटा इसका अबेंडेंस। नेक्स्ट बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, वो तो अभी हमने डिस्कस किया, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसमें हमें कोई शक नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, अभी मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वैल्यूज हमको याद करनी नहीं, लेकिन आप खुद देख लो कंपैरिजन बेटा, ये इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको एक लाइन में वो पॉइंट लिखवा दिया, ये सारी प्रॉपर्टीज देख लो बेटा, ये सब इंक्रीज हो रहा है। इसकी तो लगभग हम बात ही नहीं करते कुछ प्रॉपर्टीज की। क्यों नहीं करते, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो चीजें मिसिंग है बेटा वो एनसीईआरटी में भी नहीं होंगी, और अगर आपको कहीं मिल जाती है तो आप वैल्यूज लिख सकते हो, क्योंकि ट्रिटियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम इसे कंपेयर ही नहीं करते, हम सीधे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ड्यूटेरियम की ज्यादा है। मैम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी बताते हैं बेटा। ठीक है, मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है और उस कंपाउंड में ड्यूटेरियम भी है। क्लियर।
और आपको किसी के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाना है, तो हाइड्रोजन पहले टूटेगा या ड्यूटेरियम पहले टूटेगा? पहले हाइड्रोजन टूटेगा, ड्यूटेरियम डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। क्लियर बेटा? ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी वैल्यूज अभी तक डिफाइन नहीं है। जो डिफाइन हो बेटा आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो एनसीईआरटी से। ये फ्लो चार्ट सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि लगभग सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग है, आपको वैल्यूज को रटना नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी क्या एप्लीकेशन है कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन से ज्यादा ड्यूटेरियम की होती है। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लो CH3D आपके पास कोई एक मीथेन का कंपाउंड है, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यूज किया है, दोनों को रिएक्ट करवाया गया क्लोरीन के साथ। जब दोनों को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो अब पॉसिबिलिटी क्या थी कि ड्यूटेरियम टूट जाए और उसकी जगह क्लोरीन आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि एक हाइड्रोजन जाए तो 2 हाइड्रोजन बचेगी, ये एज इट इज और ये Cl बन जाए। तो अब बताओ बेटा दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा? ये गलत है और ये करेक्ट है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यूटेरियम की ज्यादा है। कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड तोड़ने से पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन वहां पर आएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना था। तो अब जल्दी से बता दो, आ गए क्वेश्चंस आपके सामने, जितना ध्यान दिया होगा उतना याद हो गया होगा। कौन सा आइसोटोप है बेटा हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव होता है? बिल्कुल बिना किसी शक के, दैट इज ट्रीटियम, जिसे हम T से डिनोट करते हैं, जिसे हम 1H3 भी लिख सकते हैं, जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, दैट इज 12.33 ईयर्स। इसकी एबंडेंस भी बहुत कम होती है, दैट इज 1 आउट ऑफ 10 टू द पावर 18 एटम्स में से एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? अभी मैंने जिक्र किया था इसका, क्या बोलते हैं बेटा इसे? इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसे हम डिनोट करते हैं D से, जिसे हम लिखते हैं 1H2। तो अगर इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने? 1, प्रोटॉन कितने? 1, न्यूट्रॉन कितने? 2 - 1 1। तो इसके अंदर क्या पूछा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, तो आंसर विल बी ड्यूटेरियम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन? कौन सा हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होता? तो अभी हमने इसका भी जिक्र किया था, क्या था बेटा? दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, जिसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1। और इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालने हो तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। Which isotope of hydrogen is known as ordinary hydrogen? अभी मैंने बताया था, कौन सा हाइड्रोजन है बेटा जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, वो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है बेटा? 1H1। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा। यस, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट, किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करेंगे, हमने क्या कवर कर लिया पहले उस बारे में बात करते हैं बेटा। मैंने आपको कहा था कि चैप्टर की शुरुआत हमारी कुछ इस तरीके से होगी, वन बाय हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, जो है ही नहीं है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने कंक्लूड कर ली। डायहाइड्रोजन, डायहाइड्रोजन की अब हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले कि अकरेंस इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो कैसे बनेगी, और हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, वो हमने बहुत बार पढ़ी हुई है रिएक्शंस में। याद करो 9th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। वहां पर आपने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। जितने भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर उन्हें रिएक्ट करवाया जाए हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स के साथ, तो वो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे ही करेंगे, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है।
बिल्कुल, तो वो सारे मेटल्स को हम डिस्कस करेंगे। मेटल हम इम्प्योर लेते हैं क्योंकि इम्प्योर मेटल कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। याद है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एक कैथोड होती है, एनोड होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट टूटता है आयंस में, डिपोजिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था। तो जब H प्लस कैथोड पे जाएगा, रिडक्शन होगा तो H2 गैस बनेगी। तो ये भी एक प्रिपरेशन है। बेरियम हाइड्रोक्साइड से भी प्रिपेयर करेंगे तो पूछा जाता है प्योर हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन होगी। क्लियर, सारे प्रिपरेशन मेथड पढ़ने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या कैसी कैसी रिएक्शंस हैं। तो बेटा वही जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, H2O2 के साथ वाटर बनाता है। क्लियर, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी जब हम वाटर गैस का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज CO प्लस H2, जिसे सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिंथेटिक सिन गैस भी बोलते हैं। उस गैस का फिर हम पढ़ेंगे कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑफ डाइहाइड्रोजन, और इसकी ये पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, जहां पर हम सिंथेसिस गैस के बारे में पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं डाइहाइड्रोजन के बारे में, इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जनरल की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये सीधी सीधी लाइन एनसीईआरटी से उठी हुई है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि सबसे ज्यादा इसकी अबंडेंस है नेचर में। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 70% of the total mass of universe, but its abundance in Earth atmosphere is very less. This is because the Earth's gravitational field is too small to hold so light an element. So it's just 0.15% by mass in the Earth's atmosphere. ये ध्यान रखना बेटा। In free state, hydrogen is present in volcanic gases. As in the combined form, it constitutes 15.4% of the Earth's crust and the ocean. However, it is also present in the plant, animal tissues, carbohydrates, proteins, etc. Even hydrogen is present in mineral resources like coal and petroleum. क्लियर, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। इट इज प्रेजेंट इन द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन एंड अदर स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न। यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, बट ये जनरल पॉइंट्स से बेटा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन जो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये फिर भी थोड़ा बहुत अर्थ क्रस्ट के अंदर है, बाकी इतना लाइटेस्ट होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम बात करते हैं बेटा इनकी प्रिपरेशन की। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि हम वन बाय वन सबकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रिपरेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसकी है बेटा, दैट इज हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन को भी बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है। पहली प्रिपरेशन की, इसको लैब में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, जनरली इन शॉर्ट अगर बोलूं एम्फोटेरिक मेटल्स। वो मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। वहीं पे बेटा बस ये ध्यान रखना कि एसिड जो हम यूज करते हैं वो हम डाइल्यूट यूज करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करेंगे तो वहां पर SO2 गैस निकलेगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। क्लियर, तो ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मेंशन करती जाऊंगी साथ साथ। सबसे पहली बात, इन लैबोरेटरी डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक विद डाइल्यूट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से हम किसी के भी साथ इसको रिएक्ट करवा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, जिंक की रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 के साथ। जिंक की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई, तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 का। तो हमें क्या चाहिए था भाई, हमें प्रिपरेशन करानी है हाइड्रोजन की, और ये यहां से बन गया हाइड्रोजन एज इट इज बेटा। सेकंड हमने क्या लिखा, जिंक रिएक्ट्स विद एक्वस अल्कली। जब हम इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉर एग्जांपल
हमने जिंक को रिएक्ट कराया बेस के साथ NaOH के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा स्टैनेट कंपाउंड का। स्टैनेट तो होगा जब जिंक टिन होगा, यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा सोडियम जिंकेट का। कैसे? यहां से हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, साथ के साथ Na2ZnO2, यहां से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज Na2ZnO2। ये हमें मिल गई यहां से हाइड्रोजन गैस, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज सोडियम जिंकेट। तो ऐसा नहीं है बेटा, सबसे पहले हम पहली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसा बोला था वैसा हमने लिख दिया। यहां से हमारे पास डाइहाइड्रोजन दोनों से हमको मिल गई, बेस के साथ भी एसिड के साथ भी। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जो जिंक है ना, ये जिंक लिया जाता है इम्प्योर जिंक, क्योंकि बेटा ये इम्प्योर जिंक जो होता है इट बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट। ये इम्प्योर जिंक एक कैटलिस्ट का हमारे लिए काम करता है और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये एसिड जो लिया जाता है दैट मस्ट बी डाइल्यूट। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लिया तो यहां से H2 की जगह SO2 गैस निकलेगी, विच इज ऑल्सो हार्मफुल। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको लिखवा भी दूंगी साथ साथ कि लैबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल, जिंक की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी बेस के साथ। अब ये जो हमने जिंक लिया ना, जिंक की जगह और कुछ भी ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, हम जिंक की जगह ले सकते हैं स्टैनेट भी ले सकते हैं, यानी कि टिन भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। अगर इन एलिमेंट्स की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? बेस के साथ। वो बेस हमने ले लिया NaOH, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा? जैसे कि जिंक ने क्या बनाया था? Na2ZnO2, उसी तरीके से ये क्या बना देगा? Na2SnO2, दैट इज सोडियम स्टैनेट। एल्यूमिनियम क्या बना देगा? NaAlO2, यहां से क्या बन जाएगा? NaAlO2, दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये क्या है? सोडियम स्टैनेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट। तो ऐसे और कौन से एलिमेंट्स हैं जो सारे के सारे इस बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्लियर? तो ऑल एम्फोटेरिक मेटल, ऑल एम्फोटेरिक metals reacts with base, reacts with alkali। किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट करेगा बेटा और फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन गैस का। रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म H2। तो बेटा अब यहाँ पे हमने अपना वर्क बचा लिया। कैसे? हमने यहाँ पर एक ही रिएक्शन लिखी है बेस के साथ, लेकिन इस जिंक की जगह और भी 7-8 मेटल्स हम लिख सकते हैं, कंपाउंड यही बनेगा। तो बता देते हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर? जिंक, एल्यूमिनियम, लेड पंजाबी सॉन्ग, जैन अली पंजाबी सॉन्ग, बेस्ट सॉन्ग पंजाबी बेस्ट सॉन्ग। तो हमारे पास, मैं आपको इनके एब्रिविएशंस भी लिखती जाती हूं, दैट जैन अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग, सब ऐश से गाया करो, सारे के सारे ऐश से गाया करो। तो हमारे पास कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो सारे के सारे बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, वो एलिमेंट्स है हमारे पास सॉन्ग, एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम, गैलियम, क्रोमियम। तो ये जितने भी मेटल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे मेटल्स को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराओ, ये सब के सब साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे।
यानी कि दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है बेटा। जैन अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब एच से गाया करो। अब ये सारी रिएक्शन आप इस NaOH के साथ लिखोगे तो मेटा एल्यूमिनेट और स्टैनेट जिंकेट ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, तो वो रिएक्शंस भी करेक्ट है। क्लियर? ये ट्रिक याद रखना बेटा एकदम। ये एक प्रिपरेशन थी, हमने एक रिएक्शन लिखी थी, लेकिन आप ऐसी 10 रिएक्शन और लिख सकते हो। फिर जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए थे, दैट प्योर जिंक, ये ध्यान रखना बेटा, pure zinc is not used in the preparation of hydrogen as it reacts very slowly, so addition of impurities enhance the rate of reaction because वो catalyst की तरह काम करेगा। दूसरा की पॉइंट मैंने आपको बताया था कि dilute H2SO4 को यूज करना है, तो ये भी मैं लिखवा देती हूं कि यहां पर हमें concentrated H2SO4 का यूज नहीं करना है। तो इन प्रिपरेशन ये ध्यान रखना बेटा कि यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को यूज नहीं करना है, दैट एसिड यूज्ड should be dilute because if concentrated H2SO4 is used, if concentrated H2SO4 is used, then SO2 gas is formed in place of हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना है बेटा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो उस टाइम पे डाइल्यूट एसिड यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज नहीं करना है, और जिंक हमारा इम्प्योर होगा जब एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया। तो ये हमने डिस्कस की बेटा इसकी पहली प्रिपरेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन में मैंने इन तीनों को एक स्लाइड में रख लिया था क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या लिखा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है बेटा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद आपको ये तीनों पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएंगे। यस बेटा, तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता था याद कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा, ताकि तीनों पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे बेटा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपने बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, द डिपोजिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। क्या पढ़ा हुआ है बेटा? द डिपोजिशन ऑफ oppositely charged ions towards the deposition of oppositely charged ions towards oppositely charged electrodes। जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस का डिपोजिशन होता है ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। जस्ट अ मिनट बच्चों, तो अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या होता था? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता था बेटा? एक मेटल रॉड होती थी जिसे हम क्या कहते थे? कैथोड। दूसरी मेटल रॉड होती थी जिसे हम कहते थे एनोड। दोनों आपस में कनेक्टेड होते थे। क्लियर? ये जो हमारे पास कैथोड होती थी, ये जो हमारे पास कैथोड होती थी, ये होती थी नेगेटिवली चार्ज्ड। याद है? ये जो हमारे पास एनोड होती थी, ये होती थी पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी होती थी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता था, इलेक्ट्रोलाइट अंदर प्रेजेंट होता था, क्या करते थे? करंट पास करते थे। करंट पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट टूटता था। इलेक्ट्रोलाइट टूटता था तो मान लो हमारे पास वाटर वो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने करंट पास आउट किया। करंट पास आउट किया तो ये किस में टूट जाएगा? आयंस में टूट जाएगा। तो ये बनाएगा H+, ये बनाएगा OH-।
क्या जिस पे पॉजिटिव चार्ज है हम उसे कैटायन कहते हैं? बिल्कुल। और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसे हम एनायन कहते हैं? बिल्कुल। तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आयंस यहां प्रेजेंट है, तो इनमें से कौन कैथोड के पास जाएगा और कौन एनोड के पास जाएगा? तो कैटायन खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और एनायन किसके पास जाएगा बेटा? एनोड के पास जाएगा। तो क्या हुआ? कैथोड के पास कैटायन गया, एनोड के पास एनायन गया। और कैथोड को क्या डिफाइन करते थे? कैथोड इज द प्लेस वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड क्या होता था? जहां पर क्या होता था? ऑक्सीडेशन। याद है बेटा? अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या होता था बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आ गया होगा? अब ये जो हमारे पास H+ आयन है, ये H+ आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या बना देगा? 2 H+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन गैस का? करेगा नहीं करेगा? जल्दी से बता दो। याद आ गया बेटा? तो हो गई ना प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस H2O का करवाओगे तब तो हाइड्रोजन बनेगा ही बनेगा, लेकिन याद करो और भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स थे जिसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं एक्वस NaCl को। एक्वस NaCl जो हमारे पास होता है, एक्वस NaCl जो हमारे पास होता है, यानी कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है वहां पर? Na+ प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, OH- प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये प्रेजेंट है कैटायंस और ये हमारे पास प्रेजेंट है एनायंस। क्लियर? और जब आपके पास 2 कैटायन है, 2 एनायन है, तो अब इस केस में कौन सा कैटायन कैथोड के पास जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता था? तो याद करो, एक थ्योरी आपने पढ़ी थी, दैट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। याद आ रहा है बेटा? और क्या पढ़ा था इसमें कि इफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन 1 आयन देन दैट आयन डिपॉजिटेड टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता था। याद है डिस्चार्ज पोटेंशियल? और डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कैटायंस के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और एनायंस के लिए हमारे पास ऑर्डर होता था फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, OH-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता था वो पहले जाके डिपॉजिट हो जाता था। तो Na+ और H+ में से डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन का कम होता है। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान जानकर, सोडियम और हाइड्रोजन में से जिसका लेस नेगेटिव SRP होगा वो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो हाइड्रोजन जाकर डिपॉजिट हुआ तो फिर से उसने फॉर्मेशन कर दिया हाइड्रोजन गैस का। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा और ये थ्योरी अब टफ नहीं लगेगी जो आपकी नजरों के सामने लिखी हुई है। अब पढ़ो बेटा इन्हें ध्यान से। क्या लिखा हुआ है बेटा पहले केस में? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जो मेटल रॉड यूज किए ना जिसको हमने कैथोड एनोड बोला है, वो प्लैटिनम की बनी हुई है। तो हमने क्या बोला? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर द बल्क प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है तो हम इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है? सिंपल वाटर को हमने करंट पास किया। अब मैं डिटेल आपको लिखवा चुकी हूं, H+ मिला, OH- मिला, ये आपके सामने डिटेल है बेटा। क्लियर? तो यहां से H2 का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रिएक्शन हो गई किसकी बेटा? कैथोड की। एज इट इज एनोड की भी होती थी, लेकिन हमें O2 गैस की प्रिपरेशन की बात ही नहीं करनी। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखा है बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मैम इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? आया हुआ है नीट में। क्लियर? तो ध्यान से देखना बेटा क्या लिखा हुआ है, कैसे बनाया जाता है इसको। कैसे बनाया जाता है बेटा? बेरियम हाइड्रोक्साइड हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड। हाइड्रोजन की जो हाई प्योरिटी हमें मिलता है, तो ये भी पूछा जाता है वेरी प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्टेन्ड बाय विच मेथड? 99.95% से भी ज्यादा प्योर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन मिलती है। सिंपल, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइजिंग, अब इलेक्ट्रोलाइज का मतलब आपको समझ आ चुका है, क्लियर। एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो मेटल रॉड यूज की है ये निकल की बनी हुई है, और यूज क्या किया बेटा, इन्होंने यूज किया है, दैट इज इन्होंने इस बार क्या यूज किया, ये तो थर्ड प्रिपरेशन का हो गया, सेकेंड प्रिपरेशन इन्होंने यूज किया बेटा एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन्होंने एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है Ba+2 आयन जब करंट पास आउट करेंगे, और एक्वस है यानी कि पानी तो है ही है H+ आयन, और एनाइंस में कौन प्रेजेंट है OH-, यहां से भी OH- मिलेगा। तो इसका तो फिक्स है कि एनोड के पास तो OH- एनायन ही जाएगा, लेकिन कैटायन में से कौन जाएगा, तो याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेके 12 स्टैंड्स फॉर बेरियम, ये बेरियम ही तो है। सरदार का नाम मांगे अली मान जानकर फेंके सिटी कोई नीचे सुनो प्रभात है, हाइड्रोजन क्यों आ गया है, तो हाइड्रोजन और बेरियम में से इसका नेगेटिव एसआरपी बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ये जाएगा कैथोड के पास। कैथोड इज द प्लेस वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन गैस का, सिंपल, क्लियर। तो यहां पर ये रिएक्शंस होती हैं, करंट पास आउट करते हैं, H2O2 बनता है। अगर आपको यहां ना समझ आए तो आप ये मैंने सेकंड वाली जो प्रिपरेशन यहाँ पे लिखवाई है इसे देख लेना, क्लियर। ये एक्सप्लेनेशन के लिए आप चाहो तो वहां पे लिख लेना। नेक्स्ट थर्ड प्रिपरेशन क्या लिखवाई है बेटा मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। बेटा ब्राइन बोलते हैं एक्वस NaCl को। अब ये जो एक्वस NaCl होता है यानी कि वहां पर H+ आयन भी प्रेजेंट है, वहां पर OH- आयन भी प्रेजेंट है, वहां पर Na+ भी प्रेजेंट है, वहां पर Cl- भी प्रेजेंट है, ये सारे आयन्स हैं। तो सेम प्रोसीजर, Na+ और H+ में से डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ का कम होता है, तो वो कैटायन जाकर डिपॉजिट होगा कैथोड के पास। कैथोड बोले तो रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। सो दीज 3 आर द कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आपको कंसेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने यहां पर हाइड्रोजन को फॉर्म किया तो किया कैसे। सिंपल, एक्वस NaCl था हमारे पास, NaCl में करंट पास आउट हुआ होगा तो करंट पास करके हमें क्या मिला होगा, Na+Cl-। उसी तरीके से वाटर से करंट पास हुआ होगा तो मिला था H+OH-। हमारे पास दो कैटायन थे यार, Na+ भी था और H+ भी था, लेकिन 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 डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है बच्चों, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हाइड्रोजन का होता है। वो जाकर जाएगा कैथोड के पास, कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा, क्लियर। यहां से H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये और प्रिपरेशन हो गई बेटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डायहाइड्रोजन की, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अगेन ये जितने भी प्रिपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम वाटर के वेपर्स ऑन कोक। बेटा कोक बोले तो कार्बन, अब कार्बन काफी जगह प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो जब हम डायहाइड्रोजन की प्रिपेयर करते हैं किससे बेटा, स्टीम ओवर कोक और हाइड्रोकार्बन, हमने किसी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करवाई, फॉर एग्जाम्पल एल्केन ले लिया, CnH2n+2, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, हमने रिएक्शन कराई वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमने लिया 1270 केल्विन टेम्परेचर। यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, CO का और H2 का। ये H2 ये बनता है n टाइम्स, ये बनता है 2n+1। मैम ये n क्या है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लिखा जा रहा है, उससे ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं है।
तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कराते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पूछा जाता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 1270 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां से CO प्लस H2 गैस का तो फॉर्मेशन होता ही है। ये CO प्लस H2 का मिक्सचर जो होता है यही कहलाता है क्या बेटा, यही कहलाता है सिन गैस, यही कहलाता है सिंथेटिक गैस, यही कहलाता है वाटर गैस। बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन N की जगह हमने 1 रखा तो बन गया CH4 प्लस H2O, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, CO प्लस H2 कितना बनेगा बेटा, दैट इज, देख लो अब ध्यान से, आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जानी है, तो यहां से फॉर्मेशन होगा 3H2 का, और ये जो है ना यही कहलाती है वाटर गैस, पूछा जाता है, यही कहलाती है सिन गैस, यही कहलाती है सिंथेसिस गैस। क्योंकि ये सिन गैस क्यों कहलाती है, क्योंकि बेटा काफी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए। तो बेटा ये जो CO प्लस H2 है इसी को कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है ये बेटा, हाईलाइट कर देते हैं। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, as this mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and number of hydrocarbon, it is also called as synthesis gas और syn gas। क्लियर हो गया बेटा। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सबसे पहले हमने किससे बनाया बेटा, सबसे पहले हमने इसकी प्रिपरेशन की, सबसे पहले हमने इसको जिंक से रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ, बेस के साथ हाइड्रोजन बनाया, सारी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने 3 का कराया, पानी का, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस NaCl। बेरियम हाइड्रोक्साइड से सबसे प्योर हाइड्रोजन मिलती है। फिर अब हम प्रिपेयर करवा रहे हैं जब हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, और बोले तो उस कंपाउंड की रिएक्शन जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उसकी रिएक्शन हम स्टीम से करा रहे हैं, यानी कि वाटर के वेपर से करा रहे हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम कह देते हैं हमारी सिन गैस और सिंथेटिक गैस। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा इसकी और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये काफी चीजों में प्रेजेंट होता है, न्यूज़पेपर में, लकड़ियों में, सब में प्रेजेंट होता है। तो आजकल जो बेटा सिन गैस है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेवेज, दैट इज सॉडस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, एंड वहां से जो प्रोसेस है हमारे पास सिन गैस को प्रोड्यूस करने का फ्रॉम कोल, उसे हम कहते हैं बेटा कोल गैसिफिकेशन। क्लियर। तो हम वो हर स्पीसीज जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कार्बन प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में, और वो कार्बन सॉलिड स्टेट में कैसे प्रेजेंट है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, इन द फॉर्म ऑफ सेवेज, इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। इस कार्बन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई बेटा, दैट इज H2O स्टीम के साथ। अगेन किसके साथ बेटा, H2O स्टीम के साथ। और ये कार्बन कौन सा है बेटा, अलग पहले ही मेंशन है, ये जो कि कोक में होता है, कोल में होता है, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर, इन सब में जो भी होता है। यहां से सेम रिएक्शन जब हम कराते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एट 1270 केल्विन टेम्परेचर, CO प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन होता है तो ये वही वाटर गैस, है तो ये वही सिन गैस, लेकिन ये प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, कोल गैसिफिकेशन। क्या कहलाता है बेटा, कोल गैसिफिकेशन। क्लियर बेटा। और यहां से जो हमारे पास ये डाइहाइड्रोजन बना है, इसकी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो H2 बन रहा है ना भाई, पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन देखो नेम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले क्या आ गया, पहले वाटर गैस का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन CO प्लस H2 में है तो H2 ही। अगर हमें H2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है तो हम एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर आयरन क्रोमेट का यूज करते हैं, और वो रिएक्शन हमारे पास होती है जहां पर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। कैसे बेटा, यही कार्बन मोनोक्साइड जो है इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और कैटलिस्ट हमने यूज किया है आयरन क्रोमेट FeCrO4। इसका नाम हमने कहाँ पढ़ा था बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में पढ़ा था। 673 केल्विन टेम्परेचर होता है, यहां से CO प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आयरन क्रोमेट है ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर, कैटलिस्ट का।
ये कैसे, किसके साथ बेटा, हमें हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। यहां पर एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, लिखा हुआ होगा मैंने यहां पर नीचे। क्लियर, यही रिएक्शन हमारे पास कहलाती है, यस दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आपको लर्न भी करने हैं, कल तक की क्लास में आपको ये ऑन द टिप्स होने चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या इन्वॉल्व हुआ था, सिंपल, हाइड्रोकार्बन को वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करा है, CO+H2 मिला। उस CO+H2 को वाटर गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं, सिन गैस कहते हैं, क्योंकि वो गैस बहुत सारे कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट बेटा, यही कार्बन, अगर हम सिर्फ कार्बन ले और कार्बन हमें न्यूज़पेपर, स्क्रैप, वुड पल्प इन सब से मिलता है, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां से भी CO+H2 जो मिलता है, इस रिएक्शन को कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने कोल जो हमारे पास था वहां से हमने गैस ऑब्टेन कर ली, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इस CO की रिएक्शन अगेन स्टीम के साथ कराते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर CO है, यहां पे कार्बन है, और एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं आयरन क्रोमेट का इन द प्रेजेंस ऑफ 673 केल्विन टेम्परेचर। तो CO+H2 का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। 4 रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा आपसे कि इनमें से वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है, तो इस तरीके से आपको वहां पर बताना है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें, चलो अब थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। मैंने कहा था 100% फोकस के साथ क्लास में बैठो, क्योंकि क्लास में जितने फोकस के साथ बैठोगे उतना जल्दी आंसर कर पाओगे। चलो बेटा करो आंसर। यस बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, Why pure zinc is not used for the preparation of dihydrogen? क्योंकि अगर हम प्योर जिंक यूज करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। तो लिख लोगे बेटा, या मैं ही लिखवाऊं यहां पर, दैट इम्प्योर जिंक इज यूज्ड इन अबव रिएक्शन बिकॉज इम्प्योर, लिख लोगे बेटा, बिकॉज pure zinc reacts very slowly, whereas impure zinc is acts as a catalyst and increases the rate of reaction. रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी और हमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए हम जो जिंक यूज करते हैं, वो जिंक हम यूज करते हैं इम्प्योर, और जो एसिड हम यूज करते हैं वो एसिड हम यूज करते हैं डाइल्यूट। क्लियर बेटा, वो एसिड हम कैसा यूज करते हैं, डाइल्यूट। उससे क्या होता है, यहां से ये तो बनेगा ZnSO4 और यहां से बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में H2 में इम्प्योर जिंक यूज किया जाता है, प्योर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिन गैस? क्या बताने की जरूरत है? इसी सिन गैस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिंथेटिक नहीं यार, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं बेटा। इसी को हम वाटर गैस भी बोलते हैं। क्लियर, कब बनती है बेटा, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, स्टीम के साथ कराते हैं, ये हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 1270 केल्विन टेम्परेचर, तो वहां से CO+H2 का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम कहते हैं वाटर गैस, इसी को हम कहते हैं
सिन गैस, और इसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना CO+H2 का, ये मिथेनॉल को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ये और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिन गैस। क्लियर? व्हाट इज सिन गैस पूछा था हमने, तो काफी लंबा चौड़ा आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर अब हम बात करें बेटा इनकी, हाइड्रोजन के बारे में, तो इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, इस चैप्टर में हम जितने भी पढ़ने वाले ना बेटा, H2 हुआ चाहे H2O हुआ, जनरली सारे के सारे की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सब के सब कलरलेस, टेस्टलेस, कोई स्मेल नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो ये सारे के सारे कलरलेस, टेस्टलेस, हाईली कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल, आग जल्दी पकड़ेगी, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। डाइहाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, जिन्हें हम कहते हैं बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? आपने एलोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही हुआ है बेटा, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। तो सेम उसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं H2, उसमें भी हमारे पास इनके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है बेटा ऑर्थो और एक होता है हमारे पास पैरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होते क्या है और किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है। डिफाइन on the basis of nuclear spins। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होता है। क्लियर? ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। कैसे बनता है बेटा? जैसे भी बनता है उसमें अगर मान लो ये जो हमारे पास दोनों एटम है, दोनों एटम का हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर उन दोनों न्यूक्लियर स्पिन्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है। कैसे बेटा? दोनों का न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और यही न्यूक्लियर स्पिन उन्हीं हाइड्रोजन के अगर कैसे होते हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। न्यूक्लियर स्पिन अगर यही न्यूक्लियर स्पिन ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में है, तो जब हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास एलोट्रॉप्स हैं हाइड्रोजन के, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्थो फॉर्म एंड पैरा फॉर्म, 2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर स्पिन्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं। अगर न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो ऑर्थो डायरेक्शन बोलते हैं, ऑर्थो फॉर्म बोलते हैं उसे ऑर्थो हाइड्रोजन, और अगर वो दोनों न्यूक्लियर स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे हम पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। दीज आर दैट ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे दैट ऑर्थो हाइड्रोजन न्यूक्लियर स्पिन्स are in same direction। और यहां पे न्यूक्लियर स्पिन्स are in opposite डायरेक्शन। तो न्यूक्लियर स्पिन यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? तो इन्हें हम ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इनके कुछ की पॉइंट्स है बेटा, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सिंपल इनकी प्रॉपर्टीज के रूम टेम्परेचर पे 75% एग्जिस्ट करता है, 3:1 रेशियो में ये एग्जिस्ट करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी जो प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। क्लियर? वो सारा डेटा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूक्लियर स्पिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, न्यूक्लियर स्पिन। अब यहां से करेक्ट इनकरेक्ट का स्टेटमेंट आ जाता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो अगर कोई बोले क्या इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो कभी अगर पढ़ लेता है, बोल देता है न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में कि उसकी डायरेक्शन के बेसिस पर ये डिफाइन किया गया है तो सही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यूज हो जाए तो गलत है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस वजह से उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले
अगर हम बात करें किसी भी नॉर्मल हाइड्रोजन की, अगर हम बात करें किसी भी नॉर्मल हाइड्रोजन की, तो उस नॉर्मल हाइड्रोजन में 75% ऑर्थो होती है और बची हुई पैरा होती है। तो इनका रेशियो रूम टेम्परेचर पे 3:1 होता है। किसका? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन का। ये ध्यान रखना। क्लियर? तो उन दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग होता है, अप स्पिन डाउन स्पिन। तो टोटल न्यूक्लियर स्पिन जो होते हैं हमारे पास वो 0 होते हैं। क्लियर? एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे और इन डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस जो सैंपल होता है हाइड्रोजन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ पैरा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है, उसमें और तो हाइड्रोजन नहीं होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ऑर्थो की परसेंटेज इंक्रीज होने लग जाती है। तो हम लिख सकते हैं दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑर्थो इंक्रीज होगी, पैरा डिक्रीज तो मत बोलो, लेकिन कंपैरेटिवली तो कम होगी अगर ऑर्थो की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास दो तरह के हैं, इन्हें हम न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देती हूं, दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर्स। इन्हें और क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोलते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा, ये इनके जनरल पॉइंट्स है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑर्थो इंक्रीज होता है। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, और रेशियो इनका ऑलमोस्ट सेम रहेगा लेकिन हमेशा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। किसकी? हाइड्रोजन की। उससे पहले बेटा मैं आपको की पॉइंट्स बता दूं इन्हीं के बारे में जो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन है। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पोर्शन से ही आएगा। तो एक ही याद रखना, इनका रेशियो कितना होता है। जो भी हमारे पास नॉर्मल हाइड्रोजन होती है बेटा, उसमें हमारे पास 75% ऑर्थो होता है रूम टेम्परेचर पे, तो 25% क्या हो जाएगा बेटा? पैरा हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट करता है बेटा 3:1 के रेशियो में रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? नेक्स्ट इनके बारे में अगर मैं बताऊं बेटा, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, बट जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया लाइक इनका और भी जैसे मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हो गया, वहां ये वेरी करते हैं। क्लियर? तो ये आप नोट डाउन कर लेना बेटा इस वाली प्रॉपर्टी को कि थर्मल कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली पैरा हाइड्रोजन की ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0.15 केल्विन कम होता है ऑर्थो हाइड्रोजन से। चलो मैं ही लिखवा देती हूं, दैट मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज of both allotropes are similar, but thermal conductivity of para hydrogen is 50% more and melting point is 0.15 Kelvin less than ऑर्थो हाइड्रोजन। बस ये प्रॉपर्टी है बेटा जो वेरी करती है, बाकी लगभग सारी प्रॉपर्टीज ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की कैसी होती है? सिमिलर होती है। अब बेटा ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एक दो रिएक्शन हम आज डिस्कस कर लेते हैं। कल आज हमने चैप्टर शुरू किया था, ज्यादा कवर नहीं करते हैं, मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज की क्लास का कंक्लूजन, क्योंकि बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं कितना कुछ कवर हो गया। नंबर 1 बेटा, हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें की थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हाइड्रोजन है ये रिजेम्बलेंस भी शो करता है और
डिफरेंसेस भी शो करता है। किसके साथ बेटा? अल्कली एंड अल्कली मेटल्स के साथ भी और हैलोजेंस के साथ भी। तो वो आपको याद रखना है, क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिससिमिलैरिटीज थी। फिर हमने नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया था? हमने बात शुरू की थी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में हमने क्या देखा? हमने जाना हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के बारे में। इसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, इसमें 0 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इसमें ड्यूटेरियम के बारे में हमने पढ़ा था कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिटियम जो होता है हमारे पास रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ बहुत कम होती है, अबेंडेंस भी बहुत कम होती है। इनकी प्रॉपर्टीज को हमने कंपेयर किया था, लगभग सारी प्रॉपर्टीज तीनों की इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, एक्सेप्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है। फिर हमने डिस्कस करना शुरू किया बेटा डाई हाइड्रोजन के बारे में। डाई हाइड्रोजन की आज हम सारी प्रिपरेशन कवर कर चुके हैं। पहले हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया, फिर हमने वो सारे मेटल्स लिखे जो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे ही करेंगे। फिर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस समझा, फिर हमने थर्ड इसकी रिएक्शन पढ़ी। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमने सिंथेटिक गैस के बारे में पढ़ा, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, और एट लास्ट हमने वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने डिस्कस की है इसकी प्रॉपर्टीज, फिर हमने डिस्कस किए हैं इसके एलोट्रॉप्स, और कल हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। 3 तरीके के होते हैं बेटा, वो तीनों के टाइप हम डिस्कस करेंगे, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट। कोवेलेंट फर्दर 3 तरीके से क्लासीफाई हुआ है, बहुत ही ईजी है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। आज ही कंक्लूजन ऑन द टिप्स हो जाना चाहिए, ताकि कल जो मैं क्वेश्चंस पूछूं आप उसके लिए आंसरेबल हो। मे बी कल मैं पीवाईक्यू भी लेकर आऊं, या फिर कल पीवाईक्यू नहीं लेकर आते, कल चैप्टर को खत्म करके फिर पीवाईक्यू करेंगे। बट आज बहुत कम पढ़ा है, जितना पढ़ा उतना रिवाइज करके आना बेटा। कल मेरी कोशिश है कि मैं पूरा चैप्टर, हमारे पास 2 ही क्लासेस चैप्टर के लिए, उसको बाइंड अप करें। फिर आपके पास सैटरडे संडे का टाइम होगा, उस सैटरडे संडे में अच्छे से रिवाइज करना, रट लेना। हम मंडे पीवाईक्यूज करेंगे लाइव सेशन, बड़ा मजा आ जाना है बेटा। ये चैप्टर भी ऑन द टिप्स हो जाना है, तो घबराना नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, बट करना सब कुछ हमें ही है, मेहनत करनी है बेटा, ठीक है। तभी हमने एडमिशन लिया था, क्लियर। तो जो जज्बा शुरुआत में था उस जज्बे को मेंटेन्ड रखना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन आए तो बस वो याद करना यार कि हमने एडमिशन क्यों लिया था, और हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।